नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आज आपको बता दें, देश भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मना रहा है और इस अवसर पर सूबे के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर मूर्ति पर पहुंच करके वहां पे पुष्पांजलि अर्पित की है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं सीधे राजधानी लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी ने पहुंच करके भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं सीधे राजधानी लखनऊ से। सीएम योगी के साथ साथ सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद थे और कई और भी मंत्रीगण वहां पर मौजूद थे जिस वक्त यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही थी। आपको बता दें 134वीं जयंती पूरे देश में आज धूमधाम के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इसी अवसर पर सीएम योगी पहुंचे थे। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी पुष्पांजलि अर्पित की है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी उनको पुष्पांजलि अर्पित कर चुके हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भीमराव अंबेडकर अभियान चलाने जा रही है और इसी के तहत जो शोषित है, वंचित वर्ग है, उनके लिए क्या कुछ किया है बीजेपी ने, वो बताएगी। सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी लगातार, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर के धार देती हुई नजर आ रही है, वहीं अब सीएम योगी और भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को धार देती हुई नजर आएगी। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को लेकर के क्या कुछ किया है, वो भी बताने का इस पूरे के पूरे अभियान से लोगों को जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा। और ये भी बताने का काम किया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से लोगों ने केवल इनके नामों पर राजनीति की है और भारतीय जनता पार्टी ने असल में भीमराव की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कानपुर पहुंचे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं, कानपुर से सीधी फाइट। और उन्होंने क्या कुछ कहा है वहां पर, वो आपको सुनाते हैं। माननीय उपस्थित सभी है, बहुत बार इस स्थान पर आया हूँ, लेकिन इस स्थान के सामने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी। रास्ते की भीड़ होती, उसका कारण स्वाभाविक है, लोकार्पण होगा। संघ का काम केवल संघ का काम नहीं, विकास का काम है। साफ तौर पर आप मोहन भागवत को सुन रहे थे कि किस तरीके से मोहन भागवत जो संघ प्रमुख है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये केवल संघ का कार्यक्रम नहीं है बल्कि पूरे समाज का कार्यक्रम है। और 2000 वर्षों में हमने अपने स्वार्थ के लिए जो हमें भेद हो गए, इसकी वजह से हमारे ऊपर आक्रांताओं ने राज किया। तो मोहन भागवत, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आरएसएस बैकफुट पर नजर आ रही थी, उसका रिजल्ट भी मिला कि उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी बीजेपी को। लेकिन 2027 के चुनाव से पहले अब संघ नजर आ रहा है और लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। वाराणसी के बाद लखनऊ पहुंचे थे, लखनऊ से लखीमपुर और लखीमपुर के बाद कानपुर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। और लगातार जिस तरीके की उन्होंने बात की कि एक अपार भीड़ देख करके वो खुद भी उत्साहित महसूस कर रहे थे और कहा था कि इस तरीके से हमें एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे स्वार्थों की वजह से हमारे मन में भेद हो गए, हमारे समाज में भेद हो गए, उसको अब एक करना है और समाज को, भारत राष्ट्र को एक नए एक सामाजिक या ग्लोबल स्तर पर हमें अपने भारत की एक नई पहचान देनी है। अब जब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें हैं उनके शहरों की, वो बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं अवनीश के पास, कानपुर। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? क्योंकि सबसे पहले तो मोहन भागवत वहां पहुंचे और उन्होंने बहुत सारी बातें की, क्या कुछ कहा है, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए अखन 5 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर मोहन भागवत हैं और 5 दिन जो लगातार जो है यहाँ पर संघ से जुड़े हुए जितने भी कार्यशालाएं हैं उसको वो संबोधित करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज उन्होंने संघ कार्यालय का एक उद्घाटन किया है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संघ कार्यालय है जो कि 4 मंजिला बनकर के तैयार हुआ। और इसकी खासियत यह है कि ये 100 साल के लिए बिना मेंटेनेंस के तौर पर तैयार हुआ है, कि 100 साल तक कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अखंड इसमें जो पुताई की गई है वो गोबर की पुताई हुई है, जिसमें कोई भी फंगल इन्फेक्शन या इस तरीके की कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जिस तरीके से सभी आजकल सभी लोग मूलभूत सुविधाएं जो कि जैसे कि हम सभी घर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एसी कूलर का उपयोग करते हैं, इस तरीके का कोई भी उपयोग इस संघ कार्यालय में नहीं किया गया है।
जो एक वास्तविक वातावरण है उसी के तौर पर वहाँ पर जो लोग रहेंगे उसी में रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब संघ प्रमुख यहाँ पर लोकार्पण करने आए तो उन्होंने इसी के साथ-साथ भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का भी अनावरण किया है और साफ तौर पर जब वो लोग जनता को संबोधित कर रहे थे तो जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कानपुर वो कई बार आए हैं, लेकिन जिस तरीके की भीड़ आज उनको अनावरण में देखने को मिली है, इस तरीके की भीड़ उनको पहले कहीं देखने को नहीं मिली है और जिस तरीके से कानपुर में लोग इस एकजुट होकर के इस अनावरण में आए हैं, वो कहीं न कहीं जो लोगों के मन में भेदभाव, लोगों के मन में कहीं न कहीं एक आपस में भेदभाव हो गया है, तो एक हिंदू संगठन को मिल करके इस तरीके का कार्य करना चाहिए कि ग्लोबल पूरे भारत को ग्लोबल स्तर पर कहीं न कहीं एक नाम देने का प्रयास करना चाहिए। हाँ। अवनीश, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मोहन भागवत एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिसमें करारी शिकस्त मिली उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अब 2027 का चुनाव अभी दूर है। लेकिन उससे पहले क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ एक बार फिर से बीजेपी में जान फूंकने का काम करने का प्रयास कर रहा है, या फिर यूं कहें कि दलित और वंचितों के बीच में भी अपनी आवाज को मजबूत करने का काम कर रहा है? क्योंकि पीडीए जिस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बसपा सुप्रीमो मायावती का जो असर है वो कम जरूर हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख है अखिलेश यादव लगातार पीडीए को लेकर के धार दे रहे हैं। इस बीच कहीं ना कहीं बीजेपी को डर सता रहा है कि उसकी जो जमीन है, जो दलितों के बीच में उसकी पैठ है थोड़ी बहुत, वो कहीं खिसक ना जाए। क्या इसको लेकर के संघ और बीजेपी एक साथ एकजुट होकर के काम कर रहे हैं? कि देखिए दलित वर्ग का जितना भी वोटर है कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका जो है चुनाव में निभाता है। आपको भी पता है जिसको लेकर के लगातार जितनी भी पार्टियाँ हैं सभी इसको साधने का काम करती है और बिल्कुल स्वाभाविक है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव में बड़े स्तर पर चुनाव लड़ती है और इस समय सत्ता में भी है तो वो नहीं चाहेगी कि एक जो वोट बैंक जिसको समेट करके कहीं न कहीं मायावती से वो अपने तरफ ले करके आए हैं उसको वो खो दें जिसको लेकर के लगातार वो कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर अगर संघ प्रमुख की बात की जाए तो देखिए है क्या कि क्योंकि वो कभी भी इस तरीके का बयानबाजी नहीं करते हैं कि उनको किसी भी राजनीतिक दल से जोड़ा जाए तो इससे ये कहना कि अगर राजनीति से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मामला है जिसके कारण मोहन भागवत लगातार कई जगह पर जा रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। उनके खुद का संघ एक सबसे बड़ा संगठन है, खुद का उनका एक संगठन है, उसके खुद के कार्य होते हैं लेकिन क्योंकि लगातार भाजपा में संघ की कहीं न कहीं जो है एक पकड़ रहती है तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि 2025 का चुनाव 27 का चुनाव आने वाला है और हो सकता है कि 27 के चुनाव को लेकर के कहीं न कहीं एक रणनीति तैयार की जा रही हो कि किस तरीके से जो है जो वोट बैंक है, जो भाजपा से छिटक रहा है धीरे-धीरे उसको किस तरीके से भाजपा में लाया जाए और जितने भी संगठन हैं, संघ से जुड़े हुए संगठन हैं या भारतीय जनता पार्टी के भी कई संगठन हैं जिनको जोड़ करके काम किया जाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई संगठनों में भी कहीं न कहीं भेदभाव हो गया था कि लगातार जो है लोगों में ये भ्रांति फैल रही थी कि जो लोग हैं जो इनकी सुनवाई नहीं हो रही, जो कार्यकर्ता उनको सुना नहीं जा रहा है, तो ये 27 तक इस तरीके का कार्य ज़रूर किया जाएगा कि सभी को एकजुट करके जो एक 24 में जो एक हार का सामना करना पड़ा है कह सकते हैं क्योंकि कई सारी सीटें कम हो गई हैं, वो सीटें जो है बढ़ाई जाए 27 में एक बड़ी जीत हासिल की जाए। अखन बिल्कुल अवनीश, एक आखिरी सवाल है आपसे कि 5 दिनों की कार्यशाला है, क्या 5 दिनों तक कानपुर में ही रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत? बिल्कुल, ये जो कार्यालय बनाया गया है बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छा 4 खंड का कार्यालय बनाया गया है और लगातार जब मोहन भागवत यहाँ पर आते हैं तो किसी न किसी कॉलेज में या किसी ऐसे जगह पर कार्यशाला लगाई जाती है क्योंकि वहाँ पर जो डेली के इनके सुबह के जो इनकी कार्यशैली होती है वो सभी वहाँ पर जो संघ के कार्यकर्ता हैं वो सब करते हैं। लेकिन अभी तक इस तरीके की व्यवस्थाएँ नहीं थी लेकिन अब इतना बड़ा भव्य स्वरूप दिया गया है संघ कार्यालय को तो यहाँ पर ही रहेंगे और आपको बता दें 24 तारीख को प्रधानमंत्री का भी यहाँ पर आने का कहीं न कहीं जो है एक सूचना मिल रही है, तो अभी ये क्लियर नहीं है लेकिन लगातार जो यहाँ के अधिकारी हैं वो पूरा तैयारियों के साथ में जुट गए हैं क्योंकि 2 यहाँ पर अनावरण अनावरण होने हैं। एक यहाँ पर जो मेट्रो है उसको भी कहीं न कहीं जो है दूसरा फेज़ उसको शुरुआत होनी है और पनकी पावर प्लांट जो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में सबसे बड़ा पावर प्लांट के रूप में एक तरीके से तैयार किया गया, उसका भी अनावरण कहीं न कहीं होने वाला है। हाँ बिल्कुल अवनीश, बैकबोन है संघ और संघ को पता है कि 2027, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि यूपी कितना महत्वपूर्ण प्लेस है। अगर केंद्र में बने रहना है तो यूपी हाथ से नहीं छिटकना चाहिए। शायद यही कारण है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी अब मजबूती के साथ 2027 की तैयारी में जुट गए हैं। और कहीं ना कहीं भले ही कहा जा सकता है कि राजनीति इन्वॉल्व नहीं है, और जिस तरीके के संघ प्रमुख ने बोला भी कि ये एक संघ कार्यक्रम नहीं है बल्कि पूरे देश का कार्यक्रम है, तो सही बात है कि समाज को एकजुट करने का काम है। और भारतीय जनता पार्टी की भी अगर थ्योरी और कार्य करने की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं समाज को एकजुट करने की बात करती है। और बार बार, क्योंकि जिस तरीके का नारा सीएम योगी ने दिया था कि बटोगे तो कटोगे वाला नारा भी चलता, और ये कारण है सबको एकजुट करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। हमारे साथ इंद्रवीर भी जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की?
इंद्रवीन अनम्यूट कर लीजिए। हो गया। अखंड आवाज आ रही है? बताइए इंद्रवीन। आ रही है इंद्रवीन, आ रही है, बताइए। जी, देखिए अखंड, मैंने जैसे कहा कि पूरा देश जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिस तरीके से 134वीं जयंती मना रहा है, वहीं पे अगर बात करें तो रायबरेली में भी कोई भी दल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो जो है बीजेपी हो, और बीजेपी के जो नेता है रायबरेली से ही वो ताल्लुक रखते हैं, रायबरेली उनका होम टाउन है। वहीं पे उन्होंने जो है कल पूर्व संध्या पे जो है अगर बात करें तो जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथी पार्क चौराहे पर स्टेचू है, वहां पर जाकर के उन्होंने जो है साफ सफाई खुद से कार्यकर्ताओं के साथ करी, और उसके साथ साथ उन्होंने दीप प्रज्वलित भी किया पूर्व संध्या पे। वहीं पे उन्होंने आह्वान किया कि बीजेपी बड़े पैमाने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती को एक पर्व के रूप में मना रही है, और देश के अंतिम व्यक्ति तक उस दीप की दीप की जो उनकी लौ है वो देश के अंतिम व्यक्ति तक जाएगी। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान जिन्होंने लिखा, उनका सपना था कि जब तक देश के अंतिम व्यक्ति तक उनकी जो ख्याति है, उनकी जो अपनी चाह थी, वो देश के अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंच जाए, तब तक ये दीप जलता रहना चाहिए। इसी को लेकर के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कल से ही रायबरेली जिले में मुहिम छेड़ दी है, और घर घर गांव गांव तक जाकर के भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के लोग ये मुहिम को चला रहे हैं, और बड़े स्तर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे देश के गौरव थे, उनके ये 134वीं जयंती मना रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि चाहे देश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये कोई भी ऐसे नेता ने, मोहन भागवत जैसे आपने बताया कानपुर में है ही, तो इस स्तर पे जितने भी नेता या और भी जो दल है वो सब जो है जाकर के आज बड़े स्तर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, बड़े स्तर पे मना रहे हैं। जी अखंड। इंद्रवीर, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी, और जिस तरीके से भारत रत्न भीमराव अंबेडकर का सपना था कि अंतिम जो व्यक्ति है, अंतिम पड़ाव पर भी जो व्यक्ति है उसको भी मुख्य धारा में लाया जाए और वो भी कहीं वंचित और शोषित ना रह पाए, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री को इस तरीके की ज्योति जलानी पड़ रही। कब तक जलेगी? आखिरकार इतने वर्षों में तो हो नहीं पाया। और रायबरेली से ताल्लुक रखते हैं, रायबरेली में जब ताल्लुक रखते तो उससे पहले कांग्रेस में ही थे वो, तो कांग्रेस में रह करके भी जब इतने दिनों तक जो शोषित वंचित हमारे समाज के लोग हैं उनको आप मुख्य धारा में नहीं ला पाए, उनका विकास नहीं हो पाया, और उनके लिए आज ज्योति जलानी पड़ रही है। और इंतजार करना पड़ेगा कि आने वाले समय में जब तक जलाएंगे, जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ न्याय ना हो सके और वो मुख्य धारा में ना आ सके, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिरकार ये मंत्री है या चाहे जो भी लोग हैं। सबसे बड़ी बात है, ठीक है, अच्छी पहल है आपकी और हमें उसको आगे करके हमें इस पहल का स्वागत भी करना चाहिए, लेकिन बात वही है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे देश में, हमारे समाज में वो जो तबका है जो अभी भी पीछे है, और अगर उसकी बात की जाती है, केवल राजनीति के लिए बात की जाती है, अगर राजनीति से ऊपर उठ करके क्या उनके लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि राजनीति से उठते हुए हमें उसकी बात ना करनी पड़े? लेकिन आज भी हालात वही है, कांग्रेस से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और यहाँ भी मंत्री हैं। तो क्या माना जाए कि लगातार इस तरीके के राजनेता केवल बयान देते रहेंगे या फिर कुछ काम भी करेंगे धरातल पर? देखिए अखंड, जैसा आपने कहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट एक्चुअली आई एम सेइंग टू यू कि जो धरातल पे होनी चाहिए, जैसा आपने अभी कहा, क्या वो गरीब तबके की, क्या वो दलित को आज भी न्याय मिल पा रहा है? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ये यहीं पे नहीं है, ये पूरे प्रदेश की बात है। देखिए हर आदमी, हर पार्टी बात तो करती है दलित की, शोषित की, समाज की, कि उस समाज से हम आएंगे, लेकिन जैसे आपने कहा, वोट साधने का काम करता है हर इंसान, हर नेता। और जिस तरीके से राजनीति अगर बात करें तो दलित को लेकर के, चाहे वो जो है सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो, वहीं पे हर पार्टी जो है वोट बैंक अपना बनाने के लेकर के आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को आप बड़े स्तर पे मना रहे हो। वहीं पे अगर बात करें तो जिस तरीके से ये अभियान सा चला है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अब वहीं पे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है या अखिलेश यादव का बयान है,
कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए बड़े स्तर पर किया। जैसे आपने खुद कहा कि क्या ये आज दिख रहा है? इससे पहले कांग्रेस में थे, इससे पहले आप कहीं और थे, तो क्या आज दिख रहा है? एग्जैक्टली वो आपका पॉइंट एकदम सही है। क्या आप पहले नहीं दिखा, बीजेपी आ गए तब आप ये स्तर पे बना रहे हैं? क्या इससे पहले आप नहीं कर सके? तो उन्होंने संविधान तो आज नहीं लिखा, या उसके पहले भीमराव अंबेडकर नहीं थे तब भी उनकी जयंती वो मनाई थी लोगों ने। लेकिन जिस स्तर पे आज ये किया जा रहा है, तो इसको देखते हुए पब्लिक इतनी समझदार है, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, उनको समझ में आता है कि आज का नेता कहां पे स्टैंड करता है और आगे चल के कहां पे स्टैंड करेगा। तो वो आपका पॉइंट बिल्कुल सही था अखंड, कि जिस तरीके से राजनीति के माहौल में किसी भी एक बड़े हमारे देश के कर्तव्य महान पुरुषों को आगे करके हर पार्टियां वोट मांगने का काम करती है, ये जो है अब उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। जी अखंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं इंद्रवीर। देखिए, सपनों पर भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के सपनों पर पानी फेरने जैसा ही, क्योंकि देखिए जो वो चाहते थे इतने वर्षों के बाद भी हो नहीं पाया। चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। सबसे पहले तो कांग्रेस का नाम लेना चाहिए, क्योंकि बहुत वर्षों तक उन्होंने राज किया इस देश में। उसके बावजूद भी आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं, और आज भी अगर वंचितों और शोषितों की बात करनी पड़ रही है तो अपने आप में उन सपनों पर पानी फेरने जैसा बिल्कुल है। क्योंकि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था, आज भी वो सपना पूरा नहीं हो पाया है। और आज भी उस सपने को पूरा करने के लिए तमाम राजनीतिक दल ये प्रयास और बातें और दावे करते हैं, लेकिन फिलहाल इन दावों में अभी दूर दूर तक सच्चाई नजर नहीं आती। चाहे समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, केवल ये लोग राजनीति करने के लिए इन तरीके के तमाम जो ढकोसले हैं और जो इस जनता को ये चुनावी वादे हैं उनको करती है। जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं, काबिज हो जाते हैं, उसके बाद सारी चीजें भूल करके अपने एजेंडे में लग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए अयोध्या से। अपूर्व, कौन सी बड़ी खबर है अयोध्या से आज की? देखिए खंड, बीते दिनों झोपड़पट्टी बनाकर कूड़ा बीनने वाला शख्स अपनी पत्नी और 3 साल बेटे की हत्या कर देता है। और उसके बाद आज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ये प्रेम प्रसंग का मामला, जो अभी तक अपराधी ने, यानी कि जो मृत महिला है, उसके पति ने जो कबूलनामे में अपना स्वीकार किया है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसको लेकर रात में कलह हुई और उसके बाद अपने बेटे को, 3 साल बेटे को और पत्नी को धारदार हथियार से मार गिराया था, जिसके बाद आज पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। अपूर्व, इस तरीके की तमाम खबरें आती हैं और लोग जिस तरीके से आपसी रिश्तों में ही एक खूनी जो खेल रच देते हैं, उसके बाद पुलिस के सामने एक चुनौती भी आ जाती है, क्योंकि कई बार जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं और विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस ने अगर उसको पकड़ लिया तो अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर है। अपूर्व, एक चीज और भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या मंदिर गए थे, वहां पर श्री राम लला के दर्शन किए थे और उन्होंने बोला था कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख भी आएंगे और दर्शन करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख को क्या, या समाजवादी पार्टी के सांसदों को क्या इस बात का आभास हो गया है कि बिना राम की नगरी है, बिना रामलला के वो अब उनकी नैया जो है वो पार नहीं हो पाएगी? शायद यही कारण है कि इतने दिनों से बैकफुट पर और नहीं आ पा रहे थे, अब उनको कहीं ना कहीं भगवान श्री राम याद आ गए। देखिए खंड, बिल्कुल ऐसा कहना कि क्योंकि प्रभु राम की नगरी, और राम की नगरी में राम राम तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन जिस तरह से जो है भाजपा के द्वारा लगातार सपा को घेरा जा रहा था राम मंदिर को लेकर, और उसके बाद राम मंदिर को ही लेकर सपा भाजपा को भी घेरती हुई नजर आई थी। कहीं मंदिर पूरा न निर्माण होने को लेकर, और एक तरफ अगर जो है भाजपा की बात करें तो उन्होंने एक इल्जाम लगाया था, लगाते आए हैं कि उन्होंने गोलियां बरसाई हैं शुरुआत में, तो इसको लेकर दर्शन करने। लेकिन अब ये तो जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ये बिल्कुल लग रहा है कि राम भरोसे ही सबकी नैया पार होने वाली है, क्योंकि बिना राम के किसी का काम नहीं चलने वाला। तो यही वजह रही है कि रामनवमी के दिन जो है अवधेश प्रसाद वो रामलला के दर्शन किए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर एक बहुत बड़ी बात उस समय कही कि राम मंदिर का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। ये उनकी तरफ से ये बयान था। और दूसरा, इन्होंने ये भी कहा था कि जो है अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो है, वह रामलला का दर्शन करेंगे। हालांकि देखिए, सपा सुप्रीमो इसके पहले भी जब अयोध्या आए थे तो एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने इनसे पूछा था कि राम मंदिर का दर्शन कब कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी कि राम मंदिर पूरा बंद तो जाने दीजिए, मैं पूरे परिवार के साथ दर्शन करूंगा। और उसके बाद सैफई में जो मंदिर बनवा रहे हैं केदारनाथ का, शायद मैं भूल नहीं रहा हूं, तो केदारनाथ का एक बिल्कुल, बहुत कन्नौज।
कन्नौज में बहुत भव्य मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भी मंदिर मैं बनवा रहा हूँ, लोग वहां भी आए दर्शन करने। तो जिस तरीके से लगातार मंदिर मंदिर एक तरफ से कहा जाए तो ये पक्ष और विपक्ष दोनों खेल रहा है, तो उसी से नैया पार होती हुई दोनों की दिखाई दे रही है। बिल्कुल अपूर, देखिए नैया पार किसकी होगी 2027 में, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो जाए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो स्टैंड था, क्योंकि गोलीबारी की बात की जाए उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के जो पूर्व संस्थापक और मुखिया जो थे, उन्होंने, मुलायम सिंह यादव ने यह फैसला लिया था और कहीं ना कहीं बसते हुए नजर आए और अब तक वो दर्शन करने नहीं आए। लेकिन अभी जो अवधेश प्रसाद ने बयान दिया है कि वो सब परिवार आएंगे दर्शन करने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों के बीच में एक अलग मैसेज चले जाए, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी एक अलग राह बना रही है और बहुत मजबूती के साथ यूपी में भी फूक फूक के कदम रख रही है और अपने संगठन को विस्तार दे रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जो वोट बैंक है वो छिटक करके कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के पाले में चला जाए। शायद यही कारण है क्या कि अखिलेश यादव के कदमों को अभी तक उसने रोक रखा है। बिल्कुल अखंड, देखिए मैं एक वास्तविक बात बताऊं कि ऐसा नहीं है कि पार्टी के कोई लोग दर्शन नहीं करना चाहते रामलला का। देखिए कोई नास्तिक तो है नहीं, सब भगवान के श्रद्धा सब रखते हैं। हाँ, पार्टी के कारणों से हो सकता है रामलला के दर्शन ना कर रहे हो, ये एक अलग बात है, लेकिन रामलला के दर्शन सभी करना चाहते हैं। बिल्कुल अपूर, दर्शन सभी करना चाहते हैं पर अपने राजनीतिक एजेंडे के चक्कर में दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति कहीं पर मंदिर बना रहा है अपने लोकसभा क्षेत्र में, तो रामलला का मंदिर जो कि पूरे विश्व में अपने आप में श्री राम का मंदिर माना जाता है, और अगर उस जगह पे आके वो दर्शन नहीं कर पा रहा है, तो अपने आप में कहीं ना कोई मनभेद की बात कहें या मतभेद की बात करें या राजनीतिक जो उनकी जो कहते हैं ना कि एजेंडा है उसको कहीं चोट ना पहुंचे। शायद यही कारण है कि वो खुल करके या अपने सधे हुए कदमों से वहां पहुंच नहीं रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो वहां गए तो जो एक वोट बैंक है, एक बड़ा तबका है, वो नाराज हो जाएगा। और यही कारण है कि वो राम मंदिर पर, जो कि श्री रामलला का भव्य मंदिर है, कोने कोने से लोग आ रहे हैं, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव को वहां पहुंचने में इतना समय लग गया है और उसके बावजूद भी जो उनके सांसद हैं वो उसमें कमियां गिना रहे हैं। फिलहाल आपने एक पत्थर का भी जुगाड़ नहीं किया, एक ईंट भी नहीं लगाई, और करोड़ों लोगों की आस्था के साथ इस तरीके से बात करना कि वहां पर निर्माण में अभी बहुत समय लगेगा और अभी अधूरा है मंदिर। मंदिर अधूरा है, लेकिन मंदिर में जो जो लोग वहां पर पूजा अर्चना करने आ रहे हैं उनकी श्रद्धा अधूरी नहीं है। शायद यही कारण है कि वहां पर श्री रामलला सबको नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के बिल्कुल लिए। आपको जितेंद्र बस्ती से हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? बिल्कुल अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की बात कीजिए तो पहली खबर मैं ये बताऊंगा, जिस तरीके से कि राम के नाम पे जिस तरीके से लगातार राजनीति चल रही है, तो राम के नाम पे ही पहली मैं खबर बस्ती से बता रहा हूँ अखंड। उसमें जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक वीडियो आता है जिसमें जो है रामनवमी के दिन लिखा जाता है कि जो है हम झंडा यहीं लहराएंगे, राम का पूजन करेंगे, कुछ इस तरह का गाना वहां पे था। एक मुस्लिम व्यक्ति जो एक लड़का है उसने उसपे एक अभद्र टिप्पणी की, राम जी की माता जी को एक अमर्यादित भाषा का उसने एक मैसेज दिया उसमें एक जिसको लेके लगातार बस्ती में जो है हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। अखंड उस विरोध के जरिए इस तरीके से हुआ कि लगातार विरोध जताने के बाद कार्रवाई की मांग कीजिए। फिलहाल एसओ द्वारा कार्रवाई की, लेकिन मामूली धारा जिस तरीके से जो हिंदू संगठनों का कहना है कि मामूली धारा 151 का चालान कर दिया गया, लेकिन 151 का चालान करके अखंड आपको बता दें कि जब उस लड़के को कोर्ट लाया जाता है तो यहाँ आने के बाद में एसडीएम द्वारा जब उसे तत्काल जमानत दी जाती है तो हिंदू संगठन के लोग लगातार उसका विरोध करते हैं। अखंड वीडियो मैंने भेजा नहीं है, फिलहाल अगर वीडियो भेजेंगे तो उसमें साफ देखा जाएगा किस तरीके से पुलिस के सामने लगातार नारे लगा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल हिंदू संगठन के कई 2-3 हिंदू संगठन ऐसे थे जो एकत्रित होकर इस तरीके से नारेबाजी कर रहे थे। फिलहाल जब माहौल को गर्माता हुआ कहीं ना कहीं जब पुलिस विभाग ने देखा तो तत्काल उसको तुरंत फिर अरेस्ट कर लिया गया, उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल हिंदू संगठन का यही कहना है कि इसमें जो है कुछ विधिक कोई बड़ी कार्रवाई करके उसे जेल भेजा जाए, कि जिस तरीके से जो ये अमर्यादित भाषा वरु श्री राम की माता जी के खिलाफ लिखा गया, ऐसा दुस्साहस करने का किसी और की हिम्मत ना हो। फिलहाल अखंड ये बस्ती से पहली खबर थी। जितेंद्र, सबसे बड़ी बात इसी खबर पे बात करेंगे। इतना दुस्साहस और इतना शौर्य, ये कहते हैं अपने आप को क्या गौरवान्वित महसूस करते हैं अगर किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, वो भी हमारे आस्था के साथ, किसी की भी आस्था के साथ। इतने बड़े हिंदू समाज की वो देवी है और भगवान श्री राम की माता के नाम पर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करना अपने आप में अशोभनीय है। और इस तरीके का दुस्साहस करके अगर आदमी आवाज ना उठाए तो क्या उठाए? अभी बृजभूषण शरण सिंह ने एक बयान दिया है कि जिस तरीके से रामजी लाल सुमन ने महान महापुरुषों को लेकर के बयान दिया है, ये लोग करते क्या है, ऐसे बयान देते हैं फिर सुरक्षा की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। इनकी तो सुरक्षा हटा लेनी चाहिए, और बिल्कुल सही बयान है उनका कि उनकी सुरक्षा हटा लो। ये लोग बयानवीर बन करके अपने माहौल खराब करने का काम करते हैं, पूरा का पूरा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। पूरे हर जगह क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में सब देख रहे हैं।
विरोध के नाम पर इस तरीके से आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट कब तक चलेगा और क्या किसने अधिकार दिया? आज की डेट में आप कोई भी धर्म के हो, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, सिख, ईसाई, किसने किसी को धर्म दिया कि किसी दूसरे के धर्म पर कोई टिप्पणी करे? और अगर टिप्पणी करे तो बिल्कुल सही बात है कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसको आजीवन याद रहे। क्यों इस तरीके के मामलों में बहुत लचर पैरवी होती है, बहुत छोटी धाराएं होती है। कानून को भी अपने जिस तरीके से इस तरीके की चीजें फैलती चली जा रही हैं, लोग लगातार सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसको लेकर के कोई, हमें लगता है कोई यहाँ पर बहुत बड़ी पॉलिसी नहीं है, आसानी से बच जाते हैं लोग, कोई उसका मिसयूज कर रहा है। क्यों नहीं ऐसी कोई कठोर कार्रवाई की जाती जिससे एक मैसेज जाए समाज में? बिल्कुल अखंड है, जिस तरीके से क्योंकि ये एक नहीं बस्ती से लगातार पहले भी इस बार की ऐसी खबरें तमाम आई हैं। लेकिन जिस तरीके से जो भाषा का प्रयोग किया गया, वाक़ई में हिंदू संगठन ने जो विरोध जताया हुआ, अब इसमें देखना होगा फिलहाल जो एसडीएम महोदय या बस्ती के जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, इसमें किस तरह से अब कार्रवाई करते हैं। फिलहाल उसे जेल तो भेज दिया गया है, लेकिन कार्रवाई क्या की जाती है? क्या मुकदमों में जो है कुछ और धाराएँ बढ़ाई जाएँगी या 151 तक ही सीमित रह जाएँगे? अखंड ये सवाल है फिलहाल, अब देखना होगा कि आगे इसमें किस तरीके से आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जितेंद्र, देखने वाली बात जरूर है क्योंकि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि नजीर बन जाए। सवाल यही है कि देखिए ऐसे लोग इस तरीके का काम करके फिर बच जाते हैं, फिर खुलेआम घूमते हैं और कहीं ना कहीं अगर किसी के मन में उस तरीके की भावना रह जाए और उसके बाद वो भावना किसी दूसरे रूप में निकल जाएगी तो माहौल खराब होगा। इसलिए कानून को भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटना चाहिए, उनके खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि नजीर बन जाए और तमाम लोग जो इस तरीके काम करने का दुस्साहस करते हैं, किसी देवी देवता पर टिप्पणी करते हैं, किसी दूसरे धर्म पर अशोभनीय भाषा, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी जाति से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति के लिए। जितिन, कोई और भी खबर आप बता रहे हैं बिल्कुल। दूसरी? बिल्कुल, एक अखंड बता दें दोस्ती से एक दूसरी खबर है कि कल जिस तरीके से देखा गया था आईबीसी ने खबर भी चलाया था अखंड अगर बात की जाए वो खबर ऐसी खबर थी कि बस्ती ना ये कहें कि जो है कोई ऐसी संस्थान नहीं बची थी जिसने उस खबर को नहीं चलाया अखंड कहीं न कहीं बहुत एक दिल को दुखद घटना पहुँचाने वाली खबर थी क्योंकि एक बस्ती जनपद के हरैया बाजार के नगर पंचायत के एक बीच बाजार में एक मकान में जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और धुएँ की वजह से मासूम 6 महीने के बच्चे और विदित 2 से 3 साल के एक मासूम बच्चे के धुएँ की वजह से उनकी गला घुटने से कहीं न कहीं मौत हो जाती है, उनकी माता की भी मौत हो गई। कहीं न उस परिवार पे जो ये दुखद जिस तरीके से ये घटना हुई है, अखंड कहीं न कहीं बस्ती के अधिकारी से लेके नेताओं तक की बात करी जाए, तो सभी के रोंगटे खड़े हैं। लगातार उनके घरों पे जो है बस पुलिस के उच्च अधिकारी, बाकायदा बस्ती के डीएम अगर बात की जाए, बस्ती के नेता लगातार वहाँ पहुँच रहे हैं, उनको आश्वासन दिया जा रहा है। जिस तरीके से एक दुखद घड़ी कहीं न कहीं है, वाक़ई में अगर बात की जाए कि बस्ती जो है अयोध्या के घाट पे फिलहाल उस पिता ने जो है अभी अपनी पत्नी और दोनों मासूम बच्चों का वहाँ पे उसने अंतिम संस्कार किया। कहीं न कहीं भारी संख्या में लोग वहाँ पे एकत्रित थे, जो लोग नहीं भी जानते थे, लेकिन जिस तरीके से एक मासूम बच्चे के साथ क्योंकि मैंने वीडियो भी भेजा था अखंड, वो मासूम बच्चे बेचारे को जिस तरीके से गोद में लेके उसको जो है उसके पिता ने दफनाया, कहीं न कहीं बहुत बड़ी दुखद घटना है। इसको लेके लगातार अधिकारी और नेता वहाँ पहुँच रहे हैं। जो यथास्थिति होती है वो मदद भी की जा रही है, लेकिन अभी तक ये जाँच चल रही है कि किस तरीके से आग लगी, क्या उसमें किस तरीके से हुआ, धुएँ की वजह से दोनों मासूम बच्चे की जान गई। कहीं न कहीं ये काफ़ी जो है एक दुखद घटना है और फिलहाल बस्ती की जनता जो है संवेदना भी व्यक्त कर रही है, जिस तरीके से उस परिवार के ऊपर ये दुखद जो जो घड़ी है वो इस समय बीत रही है। अखंड। बिल्कुल जितेंद्र, जिसके ऊपर ये दुख की घड़ी आई है उसके परिवार पर किस तरीके का हाथ टूटा होगा ये अपने आप में बयां कर पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सभी लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि गर्मी के मौसम में इस तरीके की शॉर्ट सर्किट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और राजधानी में भी ऐसी तमाम घटनाएं आई है जहां पर घरों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। यहाँ पर राहत की बात यही थी कि घर में कोई मौजूद नहीं था, लाइब्रेरी एक बनी हुई थी, उसमें पूरी जो किताबें थी वो जल करके राख हो गई थी। तमाम ऐसे शोरूम्स में, जिम में भी तमाम ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही क्योंकि जो आपके जो भी विद्युत उपकरण है उसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट की घटनाओं की वजह से इस तरीके की जो घटना है वो विकराल रूप धारण कर लेती है और इसमें कहीं ना कहीं जनहानि भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जितेंद्र। लगातार इस तरीके की खबरें आती रहती हैं तो सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में शॉर्ट सर्किट आम बात है, इसलिए सभी को विशेष रूप से हर एक छोटी से छोटी चीज पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट आपकी ना सिर्फ आपके परिवार की जान ले सकता है। इसलिए किसी भी तरीके की कोई अगर कोई कमी आपको लगती है या किसी भी कोई भी उपकरण में आपको लगता है कि इसको रिपेयर या मेंटेन कराने की जरूरत है तो बिल्कुल करा लें क्योंकि गर्मी के मौसम में ये सारे उपकरण अपने आप में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगने का काम इसकी वजह से हो जाता है जिसकी वजह से जनहानि हो जाती है। एक खबर आपको बता दें कि अलीगढ़ से खबर है जहां पर एक मुस्लिम युवती एक युवक के साथ जा रही थी। बताया जा रहा है कि सहकर्मी थे दोनों, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में दोनों के दोनों सहकर्मी थे और जा रहे थे। कुछ मुस्लिम युवकों ने उनको रोक लिया और महज इसलिए उस लड़की के साथ और उस लड़के के साथ अभद्र व्यवहार किया गया कि वो जो मुस्लिम लड़की थी वो हिजाब में थी और
वो लड़का जो था वो हिंदू लड़का था। उन लोगों ने मिल करके इन दोनों लोगों को भला बुरा कहा, लड़की के साथ भी बदतमीजी की गई और लड़के को भी पीटा। जब इसका वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। जो लोग उस युवक को पीट रहे थे, अब जब वो थाने से बाहर निकले तो जो तस्वीरें हैं अपने आप में पुलिस ने एक अच्छा सबक सिखाया है और लंगड़ते हुए बाहर निकल के आ रहे हैं। सहारनपुर में भी आज से कुछ दिनों पूर्व इस तरह की खबरें आई थी कि लोगों ने एक लड़की को और कुछ लड़कियों को एक लड़के के साथ देखा, उनको शंका हुई कि वो लड़का दूसरे धर्म का, हिंदू धर्म का है, इसलिए उन लड़कियों के साथ उन लड़कों ने बदतमीजी की। बाद में पता चला कि वो लड़का मुस्लिम धर्म से ही ताल्लुक रखता है। उसके बाद उन्होंने डराया धमकाया उसके माँ बाप के लिए। उस मामले में भी कई बड़ी फजियत हुई। लेकिन देखिए किस तरीके से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। हिंदू धर्म और या मुस्लिम धर्म के लड़के और लड़की आप साथ में घूम भी नहीं सकते और इस तरीके से असामाजिक जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ, क्योंकि देखिए ये एक माहौल है, वो खराब करने का काम करते हैं। अगर कहीं इस जगह पे कोई और होता तो अभी तक बहुत सारी घटनाएं या जो विपक्ष है, समूचा विपक्ष इकट्ठा होता और इस तरीके की घटना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहा होता और बता रहा होता। लेकिन शायद ही एक भी विपक्ष का कोई नेता होगा जो इस तरीके की वीडियो को शेयर कर रहा होगा। अखिलेश यादव कोई छोटा सा भी वीडियो आता है उसको तुरंत शेयर कर देते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय है या फिर उनकी पूरी टीम है वो भी उसको शेयर कर देती है। सारी की सारी लॉबी एक साथ लग जाती है। लेकिन एक विशेष धर्म से जुड़े हुए जब कुछ वीडियोस आते हैं तो उस पर कोई कुछ भी नहीं कहता है। बंगाल में जिस तरीके की स्थिति है, मुर्शिदाबाद में वहां 3 लोगों की हत्या हो गई, लेकिन शायद समूचे विपक्ष के एक भी लोगों के पास उसको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बस वो कहीं ना कहीं अपने आप में दबी हुई जुबान पर, अगर कहे तो उन्होंने अपने जुबान पे ताला लगा रखा है। बहुत शर्म की बात है कि वक्फ कानून को लेकर के इस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लूटपाट की जा रही है, लोगों को घरों को आग लगा दी जा रही है और लोगों को मार तक दिया जा रहा है। मॉब लिंचिंग, एक लोगों की हत्या हो जाती है तो पूरा का पूरा विपक्ष उठ के खड़ा हो जाता है और मॉब लिंचिंग को लेकर के सरकार को घेरने का काम करता है। लेकिन इन सभी लोगों के पास एक भी शब्द नहीं है इस पूरी घटना पर बोलने के लिए। मुझे लगता है कि समाज में इस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा है, समाज को इस तरीके से गंदगी फैलाई जा रही है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक विरोधाभास हो और जो दो समुदाय हैं वो आपस में आके उनके बीच में टकराव हो। और साफ तौर पे बंगाल में देखना पड़ रहा है और किस तरीके से वहां की हाईकोर्ट को यह निर्देश देना पड़ रहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की वहां पे तैनाती की जाए। फिलहाल जो वहां की व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, वो केंद्रीय सुरक्षा बलों के जिम्मे की जा रही है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वहां पे बोला था कुछ जिलों में वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और जो हिंसा प्रभावित इलाके हैं वहां पर अब वहां पर जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो तैनात है और वो पूरी तरीके से कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। एक और खबर आपको बता दें कि आज अंबेडकर जयंती है और उससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को माफ कर दिया है। आकाश आनंद को माफी के पहले आपको बता दें 40 दिन पहले उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया था और कल एक आकाश आनंद ने सार्वजनिक एक पोस्ट की, ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बहन जी से माफी मांगी और उन्होंने बोला कि आज के बाद वो किसी भी अपने रिश्तेदार से कोई भी सलाह नहीं लेंगे और जो उनको निर्देश दिया जाएगा वो उसका पालन करेंगे। मैं सामाजिक रूप से बहन जी से माफी मांगता हूं। जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे को माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अपने समधी और अशोक सिद्धार्थ को लेकर के बोला कि मैं उनको माफ नहीं करूंगी। ये भी उन्होंने बोला कि मैं उत्तराधिकारी की बात अब नहीं करूंगी। फिलहाल जो दोनों बुआ भतीजे में जिस तरीके की लड़ाई थी, कहीं ना कहीं सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद अब ये बात खत्म होती हुई नजर आ रही है और बसपा सुप्रीमो को भी समझ में आ रहा है कि अकेले उनके बूते बीएसपी को मजबूत नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से भीम आर्मी चीफ है और समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख है, दोनों मिलकर के दलितों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। अगर ऐसे में केवल बसपा सुप्रीमो अकेले चाह रही है कि वो अकेले लड़ करके और दलितों को एकजुट करने का काम करेंगे, तो मुझे उनको लग रहा है कि ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए आकाश आनंद को फिलहाल माफी मिल गई है और बहुत जल्द उनकी कोई आधिकारिक उनको पोस्ट भी मिल सकती है, क्योंकि नेशनल कोऑर्डिनेटर का जो पद है हो सकता है एक बार फिर से आकाश आनंद हासिल कर लें, क्योंकि बसपा की भी मांग है, तमाम जो वहां के कैडर है, जो नेता है, क्योंकि लगातार धीरे धीरे एक एक करके जो मुख्य लीडर्स हैं जो बसपा के, वो अब समाजवादी पार्टी का दामन थामने मजबूर है या फिर किसी दूसरे राजनीतिक दल का रास्ता देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको बार बार आभास करते हुए, कुछ लोगों की राय मानते हुए आकाश आनंद को फिलहाल बसपा सुप्रीमो ने माफ कर दिया। एक और खबर आपको बता दें कि सहारनपुर से इमरान मसूद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो हैदराबाद में एक मुस्लिम का एक कार्यक्रम चल रहा था। वहां पर उन्होंने बोला कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी 1 घंटे में हम वक्फ कानून हटा देंगे। इस बयान के बाद कहीं ना कहीं अब उनकी आलोचना हो रही है और फिर उन्होंने अपना बयान भी दिया है कि मेरे पूरे बयान को नहीं बताया जा रहा है, मैंने जो कुछ कहा था, मेरा कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम 1 घंटे के भीतर ये कानून है इसे वापस ले लेंगे। अब इसकी आलोचना भी हो रही है और तमाम जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस सांसद है वो लगातार वक्फ को लेकर के 1 घंटे की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के बयान लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे। ऐसे में इमरान मसूद का ये भी बयान सोशल मीडिया पे चर्चा में। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।